तो दोस्तों ये वीडियो है हमारा एसी फंडामेंटल का पार्ट 13। इसमें हम रेजोनेंस की कंडीशन में जो हमने बैंडविड्थ देखा था, ये वाला जो हमने पिछले पार्ट में देखा था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमने इसमें पिछले पार्ट में क्या देखा था। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले यानी कि F1 की कंडीशन में ये वाला जो सेक्शन था, इस सेक्शन में जितने भी सर्किट आएंगे वो कैपेसिटिव की कंडीशन में होंगे। कैपेसिटिव उस सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होगा। और F0 जो होता है, F0 के बाद वाले यानी कि F2 वाले सेक्शन में हमारा जितने भी सर्किट आएंगे उसका नेचर हमारा इंडक्टिव होगा। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि F1 की कंडीशन में जो हमारा सर्किट है उसमें पावर की कंडीशन क्या है। F2 के सेक्शन में हमारा जो सर्किट है उसमें पावर की कंडीशन क्या है, और फिर हम देखेंगे F0 के कंडीशन में हमारे पावर की कंडीशन क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं F0 के कंडीशन में। तो F0 के कंडीशन में हमारा पावर की कंडीशन क्या है, तो उसमें हम देखेंगे जिसको F0 का क्या कंडीशन है। हमें पता है कि F0 हमारा एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में हमारा रिएक्टिव पावर 0 होता है, यानी कि हमारा जो सर्किट का नेचर होता है वो हमारा होता है रेजिस्टिव। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस जोड़े हैं जिसके थ्रू हमारा I0 करंट फ्लो हो रहा है। और इससे तो इसलिए हमारा क्या होगा, पावर क्या होगा, P0 बराबर हो जाएगा I0 का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पावर एट रेजोनेंस। P0 कहते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा पावर I0 स्क्वायर इंटू आर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पावर एट F1 यानी कि F1 की कंडीशन में। तो F1 का कंडीशन हमें पता है कि F1 की कंडीशन है हमारा जो भी सर्किट है उसका नेचर होता है कैपेसिटिव। तो इसमें हमें चूंकि I0 यहाँ पे हमने देखा था, तो I0 रेजोनेंस के कंडीशन में जो I का मान होता है मैक्सिमम होता है, लेकिन इस कंडीशन में P1 में ये कैपेसिटिव है, तो इसमें जो हमारा करंट का मान है वो मैक्सिमम की कंडीशन नहीं होगी। तो इसलिए हमारा इसमें हम आरएमएस करंट का आरएमएस वैल्यू लेंगे। तो इसलिए हमारा क्या होगा, आई मैक्सिमम वैल्यू का √2 हो जाएगा जो कि आरएमएस वैल्यू होता है। तो I0 अपन √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रखे हैं P1 इक्वल टू I0 का √2 का होल स्क्वायर इंटू आर। अब इसमें हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। तो I0 स्क्वायर आर अपॉन 2 हो जाएगा। अब चूंकि I0 स्क्वायर आर का वैल्यू हमें पता है इस यहाँ से कि P0 होता है, इसलिए हमारा P1 बराबर हो जाएगा P0 अपॉन 2, यानी कि पूरा हमारा हो जाएगा P1 इक्वल टू P0 या P0 अपॉन 2। अब इस कंडीशन में यानी कि F1 के कंडीशन में जो पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो F1 इज कॉल्ड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हमें याद करने की जरूरत है। F1 इज कॉल्ड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब पावर एट F2 क्या होता है, यानी कि इस कंडीशन में ये वाला यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन में हमारा पावर की कंडीशन क्या है। तो इस कंडीशन में भी पावर की कंडीशन वही सेम होगा, क्योंकि इस कंडीशन में भी हम आरएमएस वैल्यू ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आरएमएस वैल्यू लिए हैं, फिर हमारा आ जाएगा P2 अपॉन P0 अपॉन 2, यानी कि हमारा भी P2 बराबर हो जाएगा P0 अपॉन 2। लेकिन इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, F2 इज कॉल्ड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या था, F1 इज कॉल्ड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इस कंडीशन में क्या है, F2 कंडीशन में F2 इज कॉल्ड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाला जो है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है और इधर का साइड हमारा अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। अब हम देख लेते हैं एम्पीडेंस एट F0। अब इम्पीडेंस देख लेते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, जैसे F1 पे क्या है, F0 पे क्या है, F2 पे क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे F0 पे अगर रेजोनेंस की कंडीशन में देखा जाए तो रेजोनेंस कंडीशन में हमें पता है कि Z बराबर R होता है, क्योंकि इम्पीडेंस सबसे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम I बराबर I0 हो जाएगा बराबर, यानी कि मैक्सिमम करंट हो जाएगा, फिर बराबर V अपन R हो जाएगा। अब R की जगह पर आप Z भी रख सकते हैं, V अपन Z हो जाएगा, यही है सिंपल। V अपन R भी कर सकते हैं। अगर F1 पे देखा जाए कि एट F1 पे
तो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है तो I1 बराबर I/√2 होगा। फिर इसमें हम V/I का मान रखेंगे तो V/R/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो V/R√2 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे क्या है I0 इक्वल्स टू V/R होता है, यानी कि ठीक है मैक्सिमम मान है ये, तो वही रखे हैं हम यहाँ पे। फिर I1 इक्वल टू हो जाएगा तब हमारा V/R√2 इक्वल टू V/Z। इस हिसाब से हमारा जो Z1 का मान निकलेगा F1 की फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा Z1 का मान निकलेगा R√2। वैसे ही F2 के लिए हमारा Z2 का मान निकलेगा R√2। ठीक है, सेम वही मान निकलेगा जैसे P1 और P2 के लिए निकला था F1 और F2 के कंडीशन में। अब पावर फैक्टर एट F1, F0 और F2, यानी कि पावर फैक्टर की क्या कंडीशन होगी, तो पावर फैक्टर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है F0 की कंडीशन में, हमारा F0 की कंडीशन में अब जाहिर सी बात है यूनिटी होगा, क्योंकि इसमें हमारा रिएक्टिव पावर 0 होता है तो फेज एंगल 0 होता है, इसलिए हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होगा। अब हमें देखना है कि पावर फैक्टर एट F1, यानी कि F1 की कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा। तो इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है पावर फैक्टर बराबर cos फाई बराबर R/Z बराबर R अपान, अब Z का मान यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है R/√2, R√2, तो यहाँ पे Z का मान मैंने लिख दिया R/√2 इक्वल टू 1/√2 बचेगा। 1/√2 का मान क्या होता है 0.707, यानी कि इस F1 की कंडीशन में हमारा 0.707 आएगा। और चूंकि F1 की कंडीशन में हमारा जो सर्किट का नेचर है वो कैपेसिटिव है, इसलिए हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा कितने डिग्री से 0.707 से, यानी कि 707 का मान क्या है 45, यानी कि हमारा फाई का मान क्या आएगा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री से हमारा पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ठीक है, और पावर फैक्टर लीडिंग होने का मतलब क्या है कि वोल्टेज से जो करंट होता है वो 45 डिग्री लीड करेगा, इतना डिग्री लीड करेगा। अब F2 पे क्या होगा, तो F2 पे देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर cos फाई R/Z, Z का मान रखा हूँ तो 1/√2 फिर 707, तो यहाँ पर भी वही आएगा। लेकिन F2 के कंडीशन में क्या आएगा, F2 के कंडीशन में हमारा जो सर्किट का नेचर होता है वो इंडक्टिव होता है, इसलिए हमारा लैगिंग होगा। यहाँ पे लीडिंग था, यहाँ पे लैगिंग होगा 707, यानी कि यहाँ पर जो करंट है वोल्टेज से 45 डिग्री के कोण पे लैग करेगी। अब इस स्लाइड के जरिए हम कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसको हम समझ लेंगे, जैसे कि सीरीज RLC सर्किट में अंडर रेजोनेंस की कंडीशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूत्र हैं वो समझ। पहली बात तो F0 बराबर क्या होता है 1/2π√LC होता है, ये याद रख कर लेंगे हम, ये बाद में काम आएगा हमें। बहुत सारे इससे रिलेटेड एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, ये देख लीजिए ऐसे बनाया गया है। फिर इसमें बैंडविड्थ का फार्मूला होता है F2 - F1 इक्वल टू R/2πL। क्वालिटी फैक्टर एक इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी फैक्टर को भी याद कर लेंगे। क्वालिटी फैक्टर होता है भी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, फिर बट्टे का अप्लाइड वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज, यानी कि अगर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है और इनपुट सप्लाई वोल्टेज है तो हम क्वालिटी फैक्टर निकाल लेंगे, या तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, वोल्टेज का मान पता है और इनपुट सप्लाई वोल्टेज पता है, तब भी हम क्वालिटी फैक्टर निकाल लेंगे। वही लिखा हूँ Q बराबर VL/V, यहाँ पे V से अपन भी होता है, ठीक है P होगा। फिर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि यहाँ पे देखिए कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट को वोल्टेज मैग्नीफाइड सर्किट कहा जाएगा, यानी कि जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसे हम वोल्टेज मैग्नीफाइड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। और अगर वही पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होती है उसे हम कहते हैं करंट मैग्नीफाइड सर्किट, यानी कि इसमें हम वोल्टेज को मैग्नीफाइड करते हैं, जबकि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हम करंट को मैग्नीफाइड करते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर पैरेलल में अगर हमें करंट की मात्रा बढ़ानी, करंट की कैपेसिटी बढ़ानी तो हम पैरेलल में जोड़ते हैं, जबकि हमें वोल्टेज की मात्रा को बढ़ाना है तो हम उसे सीरीज में जोड़ते हैं, इसलिए हम वोल्टेज मैग्नीफाइड सर्किट कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक और सूत्र लिखा है Q बराबर ω0 L
ओमेगा 0 एल अपन आर, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा था। ओमेगा 0 का मान यहाँ पे मैंने रखा है, तो क्यू बराबर 2 पाई एफ 0 एल अपन आर। अब इसमें एफ 0 का मान हमें पता है 2 पाई 1/2 पाई रूट एल सी, तो यही रख देंगे यहाँ पे। आगे वाले स्लाइड में हमने वही किया है, क्यू बराबर 2 पाई 1/2 पाई रूट एल सी अपन आर बराबर 1/r अंडर रूट में एल अपन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिटी फैक्टर का हमें एक सूत्र मिल गया, जिसका वैल्यू क्यू बराबर 1/r अंडर रूट में एल अपन सी। अब इसमें अगर R बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा, ये हमें ध्यान देने की बात है। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ा तो हमारा क्वालिटी फैक्टर घटेगा और बैंडविड्थ बढ़ेगा। बैंडविड्थ मतलब चौड़ाई बढ़ती जाएगी। अगर R बढ़ेगा तो हमारा बैंडविड्थ भी बढ़ेगा, ये हमें ध्यान देने की बात है। क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कोई Q बराबर 1/R है, यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी कि R अगर बढ़ा तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा, क्वालिटी फैक्टर घटेगा तो हमारा बैंडविड्थ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q बराबर VC अपन भी होता है, तो यहाँ पे XC अपन R होता है। फिर यहाँ पे XC अपन R होगा तो 1/ωc है, तो Q बराबर 1/ओमेगा 0 CR होगा। फिर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर एक होता है दिस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द L एंड C टू द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज अंडर रेजोनेंस। यानी कि ये होता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द L एंड C टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी L इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज का एक रेशियो होता है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। वही मैंने लिखा है, वहां पर भी मैंने वही लिखा था। यहाँ पे मैंने एक नोट करके लिखा है कि Q मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। फिर मैंने यहाँ पे एक सूत्र लिखा है कि क्वालिटी फैक्टर बराबर F0 अपन F2 माइनस F1। ये एक बेसिक फार्मूला है क्वालिटी फैक्टर का, जिसमें हम F0, F2 और F1 का इस्तेमाल करके लगाए हैं। फिर अगर इन तीनों का मान हमें पता रहेगा तो क्वालिटी फैक्टर आराम से निकाल लेंगे। फिर इक्वल टू होता है रेजोनेंस अपन बैंडविथ, यानी कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन बैंडविथ F2 माइनस F1 होता है। यानी कि क्वालिटी फैक्टर का हमारा सूत्र में पता है कि रेजोनेंस और अपान बैंडविथ होता है, यानी कि रेजोनेंस और बैंडविथ का रेशियो को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, यानी कि F0 अपान बैंडविथ, यानी क्वालिटी फैक्टर बराबर F0 अपान F2 माइनस F1 और दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविथ। यही मैंने लिखा है बस। तो इसमें अगर आप R बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ाएंगे तो बैंडविथ बढ़ेगा, क्वालिटी फैक्टर घटेगा। बैंडविथ क्यों बढ़ता है? क्योंकि F2 माइनस F1 पिछले में पढ़ा था कि उसमें हमारा इन जो समांतर अनुक्रमानुपाती था। फिर यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर 1/ओमेगा 5 पावर फैक्टर होता है cos फाई, 1/cos फाई होता है। ये एक फार्मूला भी होता है क्वालिटी फैक्टर का। ये क्वालिटी फैक्टर पावर फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यानी कि अगर हमारा पावर फैक्टर बढ़ा तो हमारा क्वालिटी फैक्टर घट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो cos फाई बराबर R/Z होता है, बराबर R/Z। फिर cos फाई बराबर होता है यहाँ पे देखिए, इसलिए cos फाई बराबर R/ओमेगा L हो जाएगा, यानी कि R इज फार लेस देन ओमेगा L। क्योंकि R इज फार लेस देन ओमेगा L ये मान लेंगे तो आगे हमें क्या। अब चूंकि हमने देखा कि क्वालिटी फैक्टर पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि क्वालिटी फैक्टर cos फाई का क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 1/cos फाई। तो cos फाई बराबर क्या होता है? R/ओमेगा L। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर 1/cos फाई, यानी कि cos फाई उल्टा है, cos फाई का उल्टा है, तो यहाँ पे हम cos फाई का उल्टा जो R/ओमेगा L है, यहाँ पे ओमेगा L अपन R कर देंगे। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक और फार्मूला बना है, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर बराबर 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर बट्टे एनर्जी डिसाइपेटेड पर साइकिल। ये भी एक फार्मूला है जिसको हम याद कर लेंगे। ठीक है। अब सेलेक्टिविटी क्या होता है? तो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द क्वालिटी फैक्टर, मतलब अगर आंकिक रूप से देखा जाए तो यह क्वालिटी फैक्टर ही होता है। तो इसीलिए हम इसको बोले हैं कि सेलेक्टिविटी इक्वल टू F0 अपान F2 माइनस F1। ये क्या है? ये क्वालिटी फैक्टर का मान है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसमें कि क्या बढ़ेगा तो क्या घटेगा, तो अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा बैंडविड्थ बढ़ेगा। ये ध्यान दें, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो हमारा बैंडविड्थ बढ़ेगा। बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब क्या है? ये देखिए यहाँ पे ये है बैंडविड्थ, ये बहुत बड़ा है बैंडविड्थ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला बैंडविड्थ है, ये बड़ा है, ये बैंडविड्थ ये बढ़ेगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो। और अगर वही हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो हमारा बैंडविड्थ कम होगा। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कम किया, बैंडविड्थ कम होगा। बैंडविड्थ कम होने का मतलब
ये वाला दूरी इतने में पूरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो बैंडविड्थ बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा। क्वालिटी फैक्टर क्यों घटेगा? क्योंकि हमारी सेलेक्टिविटी घट जाएगी। सेलेक्टिविटी मतलब हमारे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने की प्रवृत्ति कम घट जाएगी, क्योंकि बैंडविड्थ बहुत चौड़ा है। और वही अगर कम रहेगा तो हमारा सेलेक्टिविटी कम जल्दी से सेलेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं सेलेक्टिविटी। इस कंडीशन में अगर हम रेजिस्टेंस घटा रहे हैं तो उसमें सेलेक्टिविटी अच्छा होता है, सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो हमारा सेलेक्टिविटी घट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस घटा रहे हैं तो बैंडविड्थ घट रहा है, और रेजिस्टेंस घटा रहे हैं तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाए, सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगा तो हमारा क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ जाएगा। फिर अगर हम देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए क्वालिटी मीटर सीरीज रेजोनेंस पर कार्य करता है। ये पॉइंट मैंने लिखा है कि क्वालिटी फैक्टर मीटर जो होता है वो सीरीज रेजोनेंस पर ही कार्य करता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें क्वालिटी फैक्टर को मैंने सेलेक्टिविटी को मैंने मेंशन किया है। तो फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिविटी, तो यहाँ पे एक मैंने बनाया है ग्राफ, जिसमें आप देख लीजिए कि इसका बैंडविड्थ बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए इसका बैंडविड्थ भी कम है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर R1 कम होगा तो बैंडविड्थ कम होगा, यानी कि अगर रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो बैंडविड्थ कम रहेगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस का मान कम है तो बैंडविड्थ देखिए इतना ही छोटा है, ये वाला इतना ही छोटा है। अतः रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को जल्दी सेलेक्ट कर लेगा, यानी कि हमारी सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारा जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को जब बैंडविड्थ, यानी कि अगर हमारा एक एरिया में कुछ खोया है, तो अगर वो एरिया कम है, निश्चित है कि हाँ ये कम है, तो हम उसमें जल्दी खोज लेंगे उसी हिसाब से। इसमें भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फाइंड, अगर एरिया कम है तो फाइंड आउट जल्दी हो जाता है। वही लिखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई आ रहा है तो यहाँ पे देखिए बैंडविड्थ बहुत चौड़ा है, यहाँ पे दिखाया गया है हाई आ रहा है, यहाँ पे लो आ रहा है। यहाँ पे मैं एक रफ सा बनाया हूँ ग्राफ, जिसमें आप देखिए इसको लेकर मैंने एक पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट देखिए। लोअर द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि अगर रेजिस्टेंस का मान कम है तो मोर शार्पर नैरो विल बी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का जो कर्व है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है, वो अगर वोल्टेज का सॉरी करेंट रेजिस्टेंस का मान कम है, उतना ही उस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व शार्प बनेगा। मतलब शार्प कहने का मतलब ये ऐसे बनेगा, ऐसे शार्प टाइप का बनेगा, जितना ही हमारा रेजिस्टेंस कम है। और शार्प जितना ही बनेगा उतना ही हमारा बैंडविड्थ कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बैंडविड्थ कम है, लेकिन यहाँ पे हमारा बैंडविड्थ ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, इधर ऊपर लो है, लो आ रहे हैं, तो लो आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए और ज़्यादा राउंड होता जा रहा है, लेकिन वही नीचे आएंगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, यानी कि इतना बैंडविड्थ है, और ऊपर इतना ही बैंडविड्थ है, ठीक है। ये वाला बैंडविड्थ है और ये वाला इतना बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ हायर द वैल्यू ऑफ आर फ्लैट विल बी, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर फ्लैट होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जितना ही रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा उतना ही हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व और चौड़ा होता जाएगा, और जब घटेगा तो और पतला होता जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व, और पतला होता जाएगा तो हमारा सेलेक्ट करने की प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी, यानी कि सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जितना ही चौड़ा एरिया आएगा वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने में उसको दिक्कत होगी, तो हमारी सेलेक्टिविटी घट जाएगी। तो यहाँ पर वही फिर मैंने लिख दिया है कि अगर आर बढ़ा तो बैंडविड्थ बढ़ेगा, रिस्पांस विल बी फ्लैट। और इसमें क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगा तो हमारा रिस्पांस जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर फ्लैट टाइप का होगा, फ्लैट टाइप का। और आर घटेगा तो बैंडविड्थ घटेगा तो रिस्पांस क्या होगा, रिस्पांस विल बी नैरो, यानी कि नैरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, अगर अगर ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो हमारा क्वालिटी फैक्टर, हमारा बैंडविड्थ घटेगा तो हमारा क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा तो सेलेक्टिविटी विल बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है।